मांग के बारे में जो आपको पहली बार समझाया था, तब जिसमें आपको मांग का अर्थ और उसके प्रकार वगैरह जो बताए थे, उससे आपको ये लग रहा होगा कि भाई मांग जो है उसकी मात्रा जो है, बाज़ार में मांगी गई मात्रा केवल जो है वस्तु की कीमत से ही प्रभावित होता है, पर ऐसा नहीं है। मांग की जो मात्रा है, बाज़ार में जो डिमांड है, डिमांड की जो मात्रा मांगी जाती है, वो कीमत के अलावा भी और बहुत सारी बातों से प्रभावित होती है, जिनको आज हम देखेंगे। कई बार ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मांग जो है केवल मूल्य से ही प्रभावित नहीं होती, समझाइए। तो इसमें हमें ये बताना है कि मांग को जो मात्रा है उसको प्रभावित करने वाले और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस पर प्रभाव डालते हैं। तो हम लेते हैं इसमें सबसे पहले तो जैसे हम मूल्य है, मूल्य का जैसे हमने इतना विश्लेषण किया कि भाई किसी वस्तु के मूल्य अगर अधिक हो जाते हैं तो मांग मात्रा में परिवर्तन आता है, कम हो जाती है, या जैसे और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो प्रभावित होती है। तो अगर मांग की मात्रा के संबंध में मूल्य सबसे बेसिक फैक्टर हो गया, जिसका कि हमने आपको समझा चुके हैं। दूसरा आता है इसमें उपभोक्ता का आय स्तर। तो आय स्तर से मतलब है कि जो कुछ वस्तुएं जो है वो उपभोक्ता के डिफरेंट स्तर होता है, वो अलग तरह की लेता है। जैसे उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा वो एक अलग तरह की वस्तुओं की डिमांड करता है, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है, निर्धन रेखा से नीचे रहने वाला है, वो एक अलग तरह की वस्तुओं की डिमांड करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो उच्च स्तर का व्यक्ति है वहाँ पर जो सस्ती चीज़ें होती हैं या लोकल चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड कम होती है, जबकि जो गरीब लोग जैसे स्लम्स हैं या बहुत जहाँ पर कि कमाए वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पर जो सस्ती वस्तुएं और ख़ास तौर से कम ब्रांड, जो जिनके कोई ख़ास ब्रांड नहीं है, वो वस्तुएं ज़्यादा मांगी जाती हैं। तो जब भी कोई एक इसका जो एक बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि जब भी हमारा व्यवसायी है तो वो जब किसी वस्तु में डील करता है, व्यवहार करता है, तो उसको देखना चाहिए कि जहाँ पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, वहाँ के उपभोक्ताओं का जो है स्तर, यानी कि आय स्तर कैसा है, और जिस तरह का आय स्तर होगा उसी तरह की जो प्रकार की जो वस्तुओं में उसको व्यापार करना होगा। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट है उपभोक्ताओं की संख्या। तो हमेशा ही जो है उपभोक्ताओं की संख्या, ज़्यादा संख्या होगी तो ज़्यादा मात्रा मांगी जाएगी, कम संख्या होगी तो कम मांगी जाएगी। बड़े शहर हैं वहाँ पर आटे की भी बहुत डिमांड होती है, आलू की भी बहुत डिमांड होती है। और शहर हैं तो जैसे शहरों में किस तरह की जो डिमांड होती है, जहाँ पर कि शहर के अलावा गाँव के भी ग्राहक वहाँ पर आ जाते हैं, जबकि गाँव में क्या होता है, पहले ही ग्राहकों की जो संख्या कम होती है और दूसरा उनका आय स्तर भी कम होता है। तो अगर किसी वस्तु के उपभोक्ता बहुत ज़्यादा हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु विभिन्न प्रकार के उपयोगों में काम आ रही है तो उसके उपभोक्ता ज़्यादा होंगे, तो उस वस्तु की मात्रा ज़्यादा मांगी जाएगी, जबकि जो जिस वस्तु की जो है कम उपयोग होता है या उसके खरीदार कम हैं तो उसकी मात्रा कम खरीदी जाएगी। अगला लेते हैं स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं की उपलब्धि। स्थानापन्न और पूरक, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक वस्तु की जगह जब दूसरी वस्तु काम आती है तो वो हम कहते हैं उसको सब्स्टिट्यूट या प्रतियोगी वस्तु या स्थानापन्न। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार उदाहरण दिया था, कोक और पेप्सी जो दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। तो अगर जिस वस्तु की जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उस वस्तु की डिमांड उतनी ही कम होगी, क्योंकि दूसरी जो जैसे ही कोई घटना घटेगी उस वस्तु की जो उपभोक्ता है वो दूसरी वस्तु के खरीदने में चले जाएंगे। इसी तरह से जो है वो पूरक वस्तु है। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई एक वस्तु की अगर डिमांड बढ़ती है
तो उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनकी भी डिमांड बढ़ने लग जाती है। जैसे कि इसमें सबसे बढ़िया कार और पेट्रोल और मोटरसाइकिल का दिया जाता है। अगर भाई जैसे मोटरसाइकिल की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है तो डेफिनेट रूप से जो है वो पेट्रोल की भी जो डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम कहें कि जो है अगर चीनी की डिमांड मिठाइयों की डिमांड अगर बढ़ती है तो चीनी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर मान लो बेकरी आइटम की डिमांड अगर बाज़ार में बढ़ रही है तो इसके साथ में जो यूज़ लीवानी वाली चीज़ है, जैसे क्या कह सकते हैं कि अपन जैसे इसमें काम आने वाला जो मैदा है या जो ऑयल है, इनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। जब दो वस्तुएं साथ काम ली जाती हैं तो वो एक दूसरे की डिमांड को प्रभावित करती हैं। अगला लेते हैं हम समाज में धन का वितरण। ये मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अगर समाज में धन का वितरण असमान है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं और सीमित मात्रा में धनवान हैं, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे बाज़ारों में वस्तुओं की डिमांड कम होगी, क्योंकि जो धनवान हैं वो एक लिमिट लेवल से ज़्यादा वस्तुएं खरीदने की इच्छा नहीं होती उनकी, और दूसरा जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता तो वो वस्तुएं खरीद नहीं सकते। इस तरह अगर समाज में धन का वितरण समान है, सब में बराबर बराबर या आसपास पैसा बटा हुआ है, तो वहाँ पर सभी उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड करेंगे। अब है उपभोक्ता की रुचि फैशन, तो उपभोक्ता की रुचि और फैशन के हिसाब से भी वस्तुओं की डिमांड बदलती रहती है। रुचि अगर किसी या फैशन किसी वस्तु का चल रहा है तो वो वस्तुएं ज़्यादा खरीदी जाएगी। जिन वस्तुओं में उपभोक्ता का रुचि के अनुसार नहीं है, जैसे गर्मियों के दिनों हैं, इनमें जो है गर्म कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं, जबकि जो है सर्दियों में गर्म कपड़े खरीदे जाते हैं। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना, अगर भविष्य में मूल्य परिवर्तन होने की संभावना है तो लोगों को ये डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ जाएं, इसलिए लोग पहले ही वस्तुओं को खरीद कर रखना पसंद करेंगे। और अगर लगता है कि भविष्य में बहुत वस्तुएं की कीमतें बहुत नीचे जाने वाली है तो फिर उपभोक्ता वस्तुओं को सोचते हैं कि भविष्य में खरीद लेंगे। तो ये भी एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो वस्तुओं की जो मात्रा है उसको प्रभावित करता है। जलवायु तथा मौसम, जैसे मैंने भी आपको बताया। अगला व्यापार की दशा। व्यापार की दशा से मतलब है कि तेज़ी और मंदी। तो हमेशा ही तेज़ी जब होती है तो उसमें वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होती है, और मंदी जब होती है तो उसमें लोग जो है वस्तुएं कम खरीदते हैं। चलाओ क्यों खरीदते हैं मंदी में? क्योंकि मंदी में आदमी सोचता है कि और आगे वाले टाइम में ज़्यादा वस्तुएं सस्ती हो जाएगी तब खरीद लेंगे। और तेज़ी में क्यों खरीदते हैं व्यक्ति तेज़ी से? क्योंकि लोगों को लगता है कि वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए अभी भविष्य के लिए जो वस्तुएं हैं अभी ले ली जाए। अगला है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। ये बेसिकली विक्रय मतलब वस्तुओं की डिमांड बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ये लोगों में जो उनकी सोई हुई जो स्थिति होती है, वस्तुओं के प्रति जो लालसा होती है, उसको जागृत करते हैं, और व्यक्ति कम आय और कम क्षमता होने के बावजूद भी इनकी वजह से वस्तुएं खरीदता है। सरकारी नियंत्रण, अगर किसी वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण हो तो उनकी भी वस्तुओं की डिमांड कम होती है। या ये कहें कि कई बार जैसे ये जो है कि जब सरकार उसकी बिक्री को मतलब जब वो सरकार उसकी बिक्री को प्रतिबंधित रखती है तो लोग कम खरीद पाते हैं। अगला इसमें उपभोक्ता की साख, यानी कि उपभोक्ता को कहीं से ऋण मिल जाए या उधार मिल जाए, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उस वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा हो फिर भी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और जिस वस्तु की उधार नहीं मिलता है और तो वो वस्तुएं कम खरीदी जाती है। तो ये तो बड़ा सामान्य फैक्टर है। वस्तु की किस्म सुधार, अगर हमारी वस्तु जो है वो हमें ज़्यादा बेचनी है तो हमें क्या करना होगा, उसकी क्वालिटी में चेंज लाना होगा, उसकी क्वालिटी पहले से बढ़िया बनानी होगी, जिससे कि जो ग्राहक पहले उसको नहीं ले रहे वो भी ले लें, और जिन ग्राहकों ने पहले ले ली है वो वस्तु वो भी उसको ज़्यादा फायदे की वजह से खरीद लें। देश में मुद्रा की मात्रा, तो ये है इन्फ्लेशन से संबंध। अगर देश में इन्फ्लेशन का स्तर ऊंचा है, मुद्रास्फीति की स्थिति ज़्यादा है, या देश में मुद्रा का प्रसार ज़्यादा है, तो वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर देश में मुद्रा की मात्रा की कम है तो वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी, लोगों के पास खरीदने के लिए मुद्रा नहीं होती है। और जनसंख्या में परिवर्तन, तो यानी कि अगर जनसंख्या में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब उपभोक्ताओं की संख्या
बढ़ रही है तो वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा मांगी जाएगी। और अगर कोई ऐसी स्थिति हो कि भाई वस्तु की जनसंख्या में नेगेटिव परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या घट रही है, तो फिर वहाँ पर वस्तुओं की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि मांग के प्रकार और उसके साथ आ जाता है। तो आप इसको ध्यान रखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।